ये देखिए, ये क्लास 10th के ये मैथ का पेपर है, ठीक है। ये फाइनल पेपर है आपका, इसमें देखिए 100 नंबर का है ये, और 3 घंटे 15 मिनट में करने हैं आपको। अब मैं इस वीडियो में ये करूँगा कि आपको अगर पेपर मिलेगा तो कैसे आपको 2 घंटे के अंदर आपको पूरे सवाल मैं करके इसमें दिखाऊंगा कि कैसे करना है, और 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव कैसे आपको सेलेक्ट करने हैं, और बाकी के जो 30 लघु उत्तरीय हैं उसमें से आपको 15 कैसे सेलेक्ट करने हैं, और 8 जो दीर्घ उत्तरीय हैं उसमें से आपको 4 कैसे सेलेक्ट करने हैं। ये टोटल आपको 50 10 60 65 और 4 69 क्वेश्चन आपको कैसे छांट करके करने हैं आसान आसान से। वो देखिए, कई सवाल ऐसे होंगे जो बड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि आप उनको उन्हीं को करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपको पहले सेलेक्ट करना है कि उस 100 में से 50 कौन कौन से करने हैं, और कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जो ईजी हैं, जो हमको तुरंत देखते ही आंसर लगा पाएंगे या कम मेहनत में कर सकते हैं। चाहे कठिन सवाल करिए चाहे आसान करिए, आपके मार्क्स एक ही मिल रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाले में, और लघुत्तरी में आपको 2 ही नंबर मिल रहे हैं, चाहे कितना हो कठिन करिए चाहे आसान करिए। तो जब मार्क्स बराबर हैं तो आप छांट करके वो सवाल करिएगा जिसको 100% आपकी श्योरिटी हो कि वो सवाल हमको आता है, ठीक है। इसलिए अब आप एक एक करके आगे देखिएगा हम कैसे। पहले तो 50 में से 100 में से 50 क्वेश्चन हम लघुत्तरी छाटेंगे, और आपको 30 में से 15 लघुत्तरी और 8 में से 4 दीर्घ उत्तरी सॉल्व करके देखिए। अब इसको सॉल्व 2 घंटे के अंदर मैं करूँगा, ठीक है, और आपको दिखा के करूँगा कि आप देखिए इसमें ये वाला ट्रिक लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये वाला, और जो जो हमने आपको चैप्टर इसके पहले दिखाया कराया है उसी में से हम सारे सवाल छांट के करेंगे। ये नहीं कि कोई और जो हमने नहीं पढ़ाया वो। आप अगर इस वीडियो का ज़्यादा फ़ायदा तब होगा जो आपको 2 घंटे का एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसमें लगभग सारे आपके 2 वीडियो इसके पहले डाले हुए मैथ के मैराथन वाले, उसको आप देख करके इसको करेंगे तब बहुत ईजिली कर सकते हैं। ये पिछले साल का ये आपका पेपर है, ये कोई वैसा पेपर नहीं है कि आपको एक वही वाला पेपर है जो बोर्ड ने बनाया है, ठीक है। तो और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इस तरह के 2-4 पेपर और सॉल्व करने तो आप कमेंट बताइएगा। कम से कम अगर ठीक ठाक लोग कमेंट किए तो हम इस तरह का एसएसटी का और साइंस का और मैथ के लगभग 2 से 3 पेपर और इसमें सॉल्व कराएंगे, और ये पूरे 2 घंटे के अंदर आपका देखिएगा पूरा पेपर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके आप देखिए, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। देखिए सबसे पहला सवाल है कि कौन सी संख्या परिमेय है। देखिए ऐसे सवाल आपको कराए गए हैं तो आप पहले ही सवाल देखते ये देख लीजिएगा कि इसमें कम समय लगेगा कि ज़्यादा समय लगेगा, ये टॉपिक आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो जैसे देखिए ये आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। शुरू के 10 सेकंड में आपको पता चल जाएगा सवाल हो पाएगा कि नहीं। देखने से ही लग रहा है, देखिए 2√7 होगा, तो √7 के अंदर अगर कोई संख्या तो परिमेय संख्या होगी कि नहीं, नहीं होगी, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। यह देखिए दूसरा है कि √25, तो इसको 5 प्लस √3, तो √3 अब भी बाहर नहीं निकलेगा तो अभी परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन 1/√4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 तो होगा, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यह बताइए p/q के रूप में लिखे ही हैं और q का मान क्या 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन। आपको समझा रहे इसलिए हो सकता है थोड़ा समय 2-4 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन तब भी आपको मैं पूरा पेपर 2 घंटे के अंदर सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे आपको वहाँ पे कैसे डिसीजन लेना है और कैसे करना है। तो पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है कि यम एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। आप ये बताइए यम एक पूर्णांक का मतलब हो गया कि 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब इस पूर्णांक को आपको क्या करना है, पहले तो आप इस पूर्णांक को आप सम बनाइए। सम कैसे बनाएंगे कि अगर किसी भी पूर्णांक में अगर हम इवन नंबर का गुणा करें, 2 4 6 किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं सब संख्या से, तो वह पूर्णांक क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक में सम से गुणा करने पर वह सम ही होता है। अब देखिए अगर m कोई पूर्णांक है और हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया तो 2m हो जाएगा। अब यह क्या हो गया, यह सम संख्या, अब हमेशा यह सम ही रहेगा। आप कोई भी पूर्णांक रख करके देख लीजिए। अब आपको समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ये नहीं करना है। यम की जगह पे आपने 1 रखा तो आंसर आएगा 2, यम की जगह पे 2 रखेंगे तो 4, यम की जगह पे 3 रखेंगे तो 6, यम की जगह पे 4 रखेंगे तो 8। ये देखिए सारी संख्याएं सम है, इसका मतलब 2m क्या हो गया, एक सम संख्या हो गया। और आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे सम प्लस माइनस सम क्या होता है, सम ही होगा, और सम प्लस माइनस अगर विषम है तो इसका आंसर क्या आएगा, विषम ही आएगा। इसका मतलब शॉर्ट में ये समझिए कि सम में अगर कोई भी सम संख्या जोड़ते या घटाते हैं सम होता है, और सम में कोई भी विषम संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो इसका आंसर विषम होगा। तभी आपके पास 2m तो क्या हो गया, सम हो गया। और आपको विषम पूर्णांक चाहिए तो इसका मतलब विषम ही इसमें से प्लस माइनस करके विषम घटाया जाए या जोड़ा जाए तो आंसर आपका क्या आएगा, विषम आएगा। ऑप्शन से देखिए इसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया है, लेकिन एक
लेकिन एक तो जोड़ा गया, विषम तो किया है, लेकिन m के साथ 2m नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये खुद ही m है तो ये भी नहीं होगा। ये 2m है तो ये तो विषम हो गया तो ऑप्शन ही नहीं होगा। लेकिन 2m+1, अब ये देखिए 1 क्या है, विषम है, और 2m आपका सम है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आपको उस समय इतना समय नहीं लगाना है, आपको समझाने के लिए किए हैं, लेकिन ये बार बार सवाल आता है तो इसको आप लोग देख करके जाइएगा। अब देखिए तीसरा वाला आप छोड़िए, चौथा वाला भी आप छोड़िए, पाँचवा सवाल आइए। पाँचवा क्या है, 540 इक्वल टू 2 की पावर x 3 की पावर y 5 की पावर z। 540 का आप पहले फैक्टर निकालिए। तो 540 का आप फैक्टर निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 5 10, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 15 45, और 3 5 15 और 5। इसका मतलब इसका फैक्टर आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इसका मतलब इसका फैक्टर आया है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1। अब इनसे आप तुलना करिए तो यहाँ पे x का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और z का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इन्हीं सब मानों को आप कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। तो x प्लस वाई माइनस जेड, तो x की जगह पे कितना रखेंगे 2, और प्लस y की जगह पे 3 माइनस 1, 3 2 5 में से 1 गया 4, आंसर क्या हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए पाँचवां के बाद छठा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए जो पहले ऑप्शन आपको दिख रहा है पहले उसको सॉल्व करिए, जो आसानी से जिसको हो जाए। √13 इंटू मतलब √13 इंटू √13 कितना हो जाएगा 13। इसका मतलब परिमेय संख्या है। आपको पूछ रहा है परिमेय अपरिमेय संख्या, तो इसका मतलब यह तो आंसर नहीं होगा क्योंकि परिमेय संख्या है। √441 मानिए ये किसका स्क्वायर रूट है, 21 का, इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या है। अब इसको सॉल्व करिए रूट वाले को, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/10 होगा क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कटेगा 1। अब √10 को बाहर निकाल सकते हैं नहीं, इसका मतलब यह रूट में ही आंसर रहेगा, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आपको देखते ही ऐसे करना है। सातवां नंबर, यदि m और n दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको बताए थे कि कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या अगर होगी तो उसका फैक्टर केवल एक होगा या तो खुद संख्या होगी। तो m का फैक्टर 1 इंटू एम और n का फैक्टर 1 इंटू एन। अगर उसका महत्तम समापवर्तक निकालना है तो HCF निकालना है तो हमेशा देखिए कॉमन संख्या होती है तो कॉमन इसमें हमेशा एक ही आएगा, तो HCF हमेशा एक होता है। अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है। और वहीं अगर LCM पूछता है इसका आंसर तो ऐसे एक हो जाएगा, लेकिन अगर LCM पूछता तब क्या करते, LCM दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाता है m गुणे n, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे HCF पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब आठवां सवाल देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 2366 है मतलब 2366 है तो और उसका लघुत्तम समापवर्तक 182 है तो महत्तम समापवर्तक। आपको बताया थे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ये आपको पता है। तो दोनों संख्या का गुणनफल तो दे रखा है तो आप इसके जगह पे रख दीजिए 2366 इक्वल टू HCF निकालना ही है इंटू LCM का मान कितना दिया 182। अब आप यहाँ से HCF का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2366/182। इसको जब आप भाग देंगे 182 साइड में आप वहाँ पे रफ वर्क में कर लीजिएगा 2366, तो एक बार में जाएगा 182, तो यहाँ बचेगा 4 और 13 में से 8 जाएगा 5 और 6 कितना हो जाएगा 18। 3 बार में जाएगा 3 दूना 6 और 3 वाटे 24, 3 कम 3 2 5, कितना 13 बार में, मतलब कि या HCF इसका मान कितना आ गया 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। अब उसके बाद से आप 10वां सवाल करिए, 9वां नहीं होगा 10वां करिए। यदि p बराबर a b की पावर q और q बराबर a की पावर 4b और p और q धनात्मक पूर्णांक है और a और b अभाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा अब a और b का कोई फैक्टर होगा ही नहीं, ये ऑलरेडी अभाज्य संख्या दिया हुआ है, प्राइम नंबर दिया हुआ है। तो आपको लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम जब भी पूछे घातांक वाले सवाल में जिसपे घात लगा हो अचर राशियों पे, सॉरी चर राशियों पे, तो आपको क्या करना है सबसे अधिकतम घात, लघुत्तम में हमेशा अधिकतम घात लेना है। तो a की पावर अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो a की पावर अधिकतम घात 4 है। और गुणे b की पावर अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो b की पावर 3, ये लघुत्तम का होगा। तो a की पावर 4 और b की पावर 3, ये वाला आपका आंसर सही हो। लेकिन अगर HCF पूछता तब क्या करते, सबसे मिनिमम घात लेते। a पे मिनिमम घात क्या है 1 है और b की मिनिमम घात क्या है 1 है, तो HCF इसका आता है a गुणे b, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब 11 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहयुग्म अभाज्य,
युग्म सहभाज्य का मतलब होता है कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 15 और 45 में कौन फैक्टर है? हाँ 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। 21 और 1 5 में है, ये भी 3 से कटेगा दोनों संख्या, तो यह भी नहीं होगा। 14 और 84 या दोनों संख्याएं 2 से कटने वाली, यह भी नहीं होगा। लेकिन 9 और 16 ऐसे युग्म हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आप निकाल करके देखिए 9 और 16 का कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो 9 से भी, जो जिससे भाग दें तो 9 भी कटे और 15 भी कटे, तो 9 और 16 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है कि 0.3125 को p/q के रूप में लिखना है। तब क्या करेंगे? 3125 बाई दशमलव की जगह पे 1 लगाइए और दशमलव के बाद जितनी भी संख्या उतनी 0 लिख दीजिए। 4 संख्या है तो इससे, और इसी को आप काटेंगे तो 5 से कटेगा। कितना? 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 5 25 और 5 दूना 10, 2000। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25 और 5 चौका 20। फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 25 और 5 अठे 40। और फिर 5 से कटेगा, 5 25 और 5 एकम 5 और 5 छक्के 30। मतलब इसका आंसर आ गया 5/16। अब इसके बाद ये नहीं कटेगा, तो इसका आंसर हो गया 5/16। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। 13 छोड़िए, 14 छोड़िए, अब 15 करिए। बहुपद इतना के शून्य। हम इस सवाल को इसलिए कर रहे हैं कि इसमें देखिए 2 ही टर्म है और इसको 0 के बराबर करेंगे, आराम से इसका शून्य निकाल सकते हैं। कैसे? 2x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/2, मतलब कि क्या हो जाएगा? 3। अब स्क्वायर हटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? प्लस माइनस रूट के अंदर 3। तो प्लस माइनस रूट के अंदर 3 होगा, तो इसका एक मूल हो जाएगा √3 और एक रूट हो जाएगा -√3। तो ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? √3 और -√3। ठीक है, आपको शून्यक में x की ही तो मान निकाले रहे थे, यहाँ पे x का मान आपको निकल गया। अब देखिए अगला है, यदि px बराबर इतना है तो p2 का मान बताइए। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए। तो ये सबसे आसान सवाल, 2 गुणे 2 का स्क्वायर -8 गुणे 2 -12। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, -16 -12, तो 8 -28 तो माइनस का 20। 28 में से 8 जाएगा और माइनस है तो माइनस का 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -20। ठीक है, अब 17 देखिए। यदि बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस k के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि अगर एक मूल अल्फा है, मतलब एक शून्य का अल्फा है, तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा? 1/अल्फा हो जाएगा। तो कह रहा है k का मान बताइए। k यहाँ पे है ना, और c और a में आप रिलेशन जानते हैं कि 2 मूलों का योगफल वाला होता है। तो 2 मूलों का अगर योगफल लगाएं तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, क्योंकि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक मूल ये है और एक मूल ये है। तो क्या करेंगे? अल्फा इंटू 1/अल्फा, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a। तो c की जगह पे क्या है? माइनस के, ये c है और ये a है, तो c/a का मान a बटा कितना है? 3 है। इसी को सॉल्व कर, ये तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू -k/3। इसको सॉल्व करेंगे तो k का मान क्या आ जाएगा? -3। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, -3। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। 18 इसको छोड़िए, 19 कह रहा है कि px बराबर इतना है तो शून्य का अल्फा और बीटा है, तो 5 अल्फा प्लस बीटा। मतलब ये देखिए ये मूलों का योगफल वाला है। तो मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं? मूलों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b -b/a। तो माइनस b की जगह पे 7 और a की जगह पे 5। ये होगा किसका? अल्फा प्लस बीटा का मान। लेकिन आपसे पूछ रहा है 5 अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो 5 गुणे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे? -7/5। 5 से 5 कटेगा, -7। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -7। ठीक है, अब अगला देखिए। इसके बाद 19 20 भी छोड़िए, 21 भी छोड़िए, 22 23 पे आइए। ठीक है, यदि समीकरण इतने का मूल समान है, मूल समान है मतलब कि अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा भी मूल क्या हो जाएगा? अल्फा ही होगा। अगर मूल समान है तो c का मान आपको बताना है। तो अभी आप इसको कैसे करेंगे? पहले तो मूलों का योगफल निकालिए, अल्फा प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? -b/a। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा c/a, मतलब कि ये हो गया c/a। कह रहा है कि c का मान निकालना है आपको, c का मान निकालना है, मतलब इसका वैल्यू आपको निकालना। अब आप इसको कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा, मतलब क्या हो जाएगा? हम इसको ऊपर लिख रहे हैं 2 अल्फा बराबर -b/a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा c/a। ठीक है, अगर हम इस वाले को स्क्वायर करें
तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हमने इसको स्क्वायर किया। तो अब इस अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा स्क्वायर का मान इसमें रख दीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 4 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, सी बाई ए, मतलब हम यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं सी बाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या रखा, सी बाई ए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो सी इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर गुड़े ए बाई 4, क्योंकि यह ए और इधर आएगा तो एक ए से एक हाथ वाला ए कट जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपन 4a। इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, 24 आपका हो गया। अब आप करिए 25 भी नहीं, 26 भी नहीं। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल पी और क्यू हो तो पी प्लस क्यू का मान आपको, यहाँ पे ए का मान कितना है 1, और मूल और बी का मान कितना है पी है, और सी का मान क्या है क्यू है। आपने ये चीज़ें देखा। अब देखिए कह रहा है कि मूल पी और क्यू है, तो सबसे पहले मूलों का योगफल निकालिए। अगर पी प्लस क्यू निकालना चाहें तो बी बाई ए होता है, बी बाई ए का मतलब हो जाएगा आपका पी बाई ए। ठीक है, मतलब एक जगह पे 1, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, मतलब पी क्यू बराबर होता है सी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई ए होगा, तो माइनस पी बाई ए। ठीक है, और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है सी बाई ए, मतलब कि सी की जगह पे क्या है क्यू है, क्यू बाई 1। अब यहाँ से अगर हम p का मान निकालें, इस q से ये q कटेगा, तो p का मान यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया। इसी 1 का मान आप इस वाले क्वेश्चन में रखिए, p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस पी है, तो अगर हम यहाँ पे 1 रखें और -1, तो यहाँ से q का मान कितना आ जाएगा -2, क्योंकि यह भी 1 इधर आएगा तो q इक्वल टू माइनस। अब यही p और q का मान इसमें रख दीजिए, p का मान कितना आया है 1 और q का मान कितना है -2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल कह रहा है कि यदि समीकरण इतने का विविक्तर है 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 इक्वल टू 0 का विविक्तर, विविक्तर का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना है। यहाँ से देखिए a का मान कितना है 3 है, b का मान कितना है -13 है, और c का मान कितना है 10 है। आप ये याद रखिएगा, तो b की जगह पे बी स्क्वायर तो माइनस का है, तो क्या करेंगे 13 13 में 169 माइनस 4 इंटू ए की जगह पे कितना रखेंगे 3, और सी की जगह पे कितना रखेंगे 10। इसी को सॉल्व करेंगे तो 169 माइनस 4 3 12 120, और 169 में से अगर आप 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 49। इसका आंसर कितना हो जाएगा पॉजिटिव में धनात्मक में 49। ठीक है, अगला है 29 नंबर, द्विघात समीकरण इतने का मूलों का गुणनफल बताइए। इतने के मूलों का गुणनफल बताना है, तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण में बदलिए। तो x का गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5x बराबर 0। अगर c का मान नहीं दिया है तो इसका मतलब c का मान क्या हो जाएगा 0, c का टर्म ही नहीं है, क्योंकि a की जगह पे 2 हो गया और b की जगह पे 5 हो गया, और c की जगह पे कुछ नहीं है तो c की जगह पे 0 हो जाएगा। अब आपको मूलों का गुणनफल बताना है, तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा, मान लीजिए एक मूल अल्फ़ा है और दूसरा क्या है बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए। सी बाई ए, सी की जगह पे 0 है और ए की जगह पे 2 है। 0 बाई 0 के में किसी भी संख्या से अगर भाग दें तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अब अगला देखिए 30वां कह रहा है कि कौन सा, इसको देखिए पूरा ऑप्शन आपको इसको छोड़ दीजिए, 30 के बाद आप करिए 31 नंबर। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है। ये देखिए घटता हुआ सीरीज है, इसका मतलब यहाँ पे d का इसका माइनस में मान आएगा। अब देखिए a की जगह पे क्या है 12 है, और d की जगह पे क्या होगा 12 माइनस 10, मतलब कि सॉरी 10 माइनस 12 तो -2 हो जाएगा। और कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, तो मान लेते हैं nवां पद क्या है शून्य है। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a की जगह पे क्या रखेंगे 12 रखेंगे और प्लस n माइनस 1, और d की जगह पे क्या रखेंगे -2 इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व कर लीजिए, 12 प्लस इस -2 का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा -2n, और माइनस प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। तो 12
12 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 और माइनस 2n इक्वल टू 0। तो 14 इक्वल टू इस 2n को उधर ले जाए 2n हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। 14 बटा में 2n की जगह पे 7 हो जाएगा, तो 7वां पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला देखिए 32 नंबर, कह रहा है इसका सर्वांतर ज्ञात करिए। तो सर्वांतर के लिए क्या कहते हैं, अगली वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या घटाते हैं, तो -1 -5 इसी यही करना है, घटाना ही तो है। अब देखिए तो 1 -1 और माइनस माइनस +5 तो कितना हो जाएगा 4। इसका सर्वांतर कितना आएगा 4 आएगा। ये ध्यान रखिए -4 भी दिया हुआ है। अगर आपको कठिन लग रहा हो तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव संख्या है 7 - 3, क्योंकि दोनों कोई भी श्रेणी अगर दी है तो किसी भी लगातार दो संख्याओं का अंतर वही सर्वांतर कहलाता है। 7 - 3 क्या होता है 4, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला सवाल है, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a है और सर्वांतर d है और प्रथम पद n है तो इसका योगफल। तो Sn का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, यही होता है। तो ये देखिए n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगला देखिए, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो t5 बताइए। सबसे आसान सवाल, अगर tn बराबर दिया है 3 - 4n, तो t5 मतलब कि n की जगह 5 रख दीजिए, 3 - 4 × 5, तो 3 - 5 × 20, तो -20 में से -3 जाएगा, कितना हो जाएगा -17। तो इसका आंसर आ जाएगा -17। अगला है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है और इसका सर्वांतर बताइए। अगर सामान्य पद मतलब कि tn बराबर आपको दिया हुआ है कितना 17 - 5n, तो सबसे पहले आप t1 निकाल लीजिए। t1 निकालेंगे तो 17 - 5 हो जाएगा, क्योंकि n की जगह पे 1 रखेंगे तो 5 ही, 17 - 5 कितना हो गया 12। अब t2 निकालिए, t2 हो जाएगा 17 - 5 दूना 10, तो 17 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 7। तो यह बताइए, कह रहा है कि सर्वांतर कह रहा है कि दूसरी संख्या मतलब t2 में से t1 घटाना रहता है, मतलब यह पहला पद है और दूसरा पद है, दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 - 12, 7 - 12 करेंगे तो कितना आएगा -5। इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा -5। ये ध्यान रखिएगा 5 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको पहले दूसरे में से पहले को घटाना रहता है, तो इसका -5 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला देखिए 36, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या, अगर आपको याद हो तो हमने सीधे बताया था कि अगर विषम पूछ रहा है तो सीधे n² होता है। इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा n² हो जाएगा, लेकिन आप उस वाले वीडियो को देखिएगा हमने कराया कैसे। ठीक है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है n² होता है। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, अब देखिए अगला सवाल कह रहा है 37 नंबर छोड़िए क्योंकि ये थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, इसको छोड़िए। 38 नंबर देखिए, इसको भी छोड़िए। 39 सबसे आसान, cos 90 - 5, तो cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा, तो इसका मान है sin 5। तो sin 5 कहाँ है, ये वाला, ये देखते ही आंसर करने वाला सवाल। ठीक है। अगला है 40 नंबर, यदि cos² 27 - sin² 63 है तो आपको इसका मान निकालना है। तो यह बताइए cos को दोनों को अगर हम क्या करें साइन में अगर हम बदल लेते हैं, तो साइन में अगर हम बदल लें तो इसको cos² 27 को क्या लिख सकते हैं 90 - 63 लिख सकते हैं, और माइनस sin² 63 पहले से ही है, हमने कुछ नहीं किया है कि 27 की जगह पे 90 - 63 किया है। अब देखिए cos² 90 - थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, sin² 63 हो जाएगा, और माइनस sin² 63। ये बताइए दोनों sin² 63 माइनस sin² 63 कट करके क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अब अगला सवाल है 41 नंबर छोड़िए, 42 नंबर देखिए, साइन थीटा बराबर अगर 4/5 हो तो इस सीधे सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। यह मान लीजिए थीटा है, कह रहा है कि 4/5 है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब का मान कितना दिया हुआ 4 और कर्ण का मान कितना दिया हुआ 5, और इसका अगर मान निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 - 16, तो 9 आ जाएगा, तो रूट के अंदर 9 तो 3 हो जाएगा। ठीक है। इसका मान आपका आधार का मान निकल के आ गया 3। इस शॉर्ट में कर रहे हैं। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार, यही होता है। तो लंब का मान कितना है 4 है और आधार का मान कितना है 3, तो 4/3। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4/3। अब अगला सवाल कह रहा है 43 भी छोड़िए, 44 आइए।
44 कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, यही कह रहा है। तो 1 माइनस, ये बताइए 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर अपान 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ भी तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, तो 1 0/2 0 होता है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। ये सबसे आसान ये भी सवाल, ठीक है। अब देखिए 45 नंबर, 3 कॉट स्क्वायर 60, 3 कॉट स्क्वायर 60 है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1 अपान 10 स्क्वायर 60, इसी का मान आपको बताना है। तो 3 बटा में 10 60 का मान कितना होता है, 10 60 का मान होता है √3, और √3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 अपान 3, इसका मान कितना आ जाएगा 1, 3 से 3 कटेगा 1, इसका मान आ जाएगा 1, इसका आंसर, ठीक है। अब अगला देखिए 45 हो गया, 46 को छोड़िए, अब करिए आप 47 भी छोड़िए, अब करिए 48। 48 कर रहा है कि a साइन x इक्वल टू 1 और b कॉस x इक्वल टू 1, तो कॉट x का मान बताइए। कॉट x का मतलब क्या होता है, सॉरी इसको सीधे यहीं पे आप सबसे आसान में इसको ऐसे कर दीजिए, अगर साइन x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/a लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉस x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/b लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब कह रहा है कॉट x, कॉट x बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस x बटे साइन x, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, और 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तब कॉस x का मान रखिए, कॉस x का मान कितना निकल के आया 1/b यहाँ से, और साइन x का मान कितना निकल के आया 1/a, इसी को सॉल्व करेंगे तो 1/a अपान 1, तो ये 1 से 1 कटा a/b, इसका आंसर कितना आ गया a/b, ये वाला आंसर सही हो जाएगा a/b, ठीक है। अगला 49 नंबर कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, ये बताइए ये भी थीटा है, मतलब इसको थीटा माना और इसको थीटा, क्योंकि दोनों बराबर ही तो होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, और 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, देखते हैं इसको आंसर करिए, ठीक है। अब 50 को छोड़िए, 51 पे आइए। अगर 51 को आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस 75 बटा में साइन 15 को आप क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15, ये लिख सकते हैं, सॉरी 90 माइनस 75 का ये होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75, ऊपर आ जाएगा 15 और बटा में कॉस 75, ये हो जाएगा। अब ये बताइए कॉस 75 बटा में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 75 हो जाएगा, और माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब कॉस 75 बटा में कॉस 75। यह बताइए ये स्क्वायर है और यह भी स्क्वायर है, कॉस 75 बटे कॉस 75 1, क्योंकि ये कट जाएगा, और कॉस 75 बटे कॉस 75 -1, तो 1 - 1 0, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, अब आप 51 तक सवाल कर चुके हैं, तो देख लीजिए कितने सवाल आपने कर लिए। 50 तक करने के बाद एक बार काउंट कर लीजिए, जैसे एक सवाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। आपने 31 सवाल अभी तक कर लिए हैं। अब आपको कितना सवाल और करना है 19 सवाल और करना है। तो 19 सवाल ध्यान रखिए, इसलिए गिने हैं बीच में 50 के बाद, ताकि आपको कितने सवाल लगभग और करने हैं। अब देखिए
अब यहाँ से आपको ये 52 नंबर करिए, 51 तक आपका हो गया 52 नंबर। कॉस 60 बटे साइन 60। देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट 60। ये देखिए इसको कॉस थीटा बटे साइन, मतलब 60 और 60 बराबर ही तो है, तो कॉट 60 इसको लिख सकते हैं इंटू टेन 60। अब ये बताइए कॉट 60 को 1/10 60 लिख सकते हैं और इंटू टेन 60, ये से कट जाएगा 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि ये 53 नंबर, यदि कोसेक फाई माइनस कॉट फाई इक्वल टू वाई हो तो कॉट फाई का मान निकालिए। ठीक है, इसको आप रहने दीजिए। अगला सवाल, अब देखिए अगला सवाल है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान बताइए। तो इसको क्या करिए, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो इसको लिख सकते हैं cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। अब ये बताइए 1/2 cos में किसका मान होता है, तो cos 3 थीटा इक्वल टू होता है 1/2 किसका मान होता है, यह होता है cos 60 का। तो 3, अब इस दोनों को कंपेयर करें, cos से cos कंपेयर करेंगे तो 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 बट्टा में 3, मतलब कि थीटा का मान आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान 20 डिग्री आ गया। अब अगला कह रहा है कि यदि साइन बी बराबर a/b हो तो सीधे एक त्रिभुज बनाइए, इसको मान रख दीजिए b, यह हो गया a और यह हो गया c। ठीक है, कह रहा है कि साइन b बराबर a/b, मतलब कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा में कड़, तो लंब का मान कितना है a है और कड़ का मान कितना है b है। तो अगर हम इसका मान निकालना चाहें तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इसका मान आधार का मान क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस ए। कॉस बी बराबर क्या होता है, कॉस बी बराबर होता है आधार बट्टा कड़, आधार का मान कितना है रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा में कि एक कड़ का मान कितना है, कड़ का मान है आपका बी, तो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा में बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। आपको एक दिन बताए थे ये भुज होता है x का मान भुज और ये y का मान कोटि होता है, और ये माइनस एक्स होता है ये माइनस वाई होता है। तो यहाँ पे प्लस और प्लस दोनों होता है, यहाँ पे देखिए x माइनस है और y प्लस है तो माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे x भी माइनस है और y भी माइनस है, और यहाँ पे क्या है x तो प्लस है लेकिन y क्या है माइनस है। तो कह रहा है कि दोनों माइनस होते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। तो कह रहा है कि दोनों ऋणात्मक किसमें होंगे, तीसरे वाले में होंगे, इसका आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, अब देखिए अभी आपको ये भी नहीं कराए थे। अगला देखिए, कह रहा है कि मूल बिंदु, ये 62 नंबर कह रहा है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी, आपको ये वाला सवाल कराए थे। तो जब भी मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछेगा तो सीधे क्या करना है, रूट के अंदर जो दिया हुआ एक्स और वाई का मान उसी का स्क्वायर करना रहता है। तो माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई, यही हो जाएगा उसका मान। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इकाइयाँ। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 63 नहीं कराए थे, 64 भी नहीं कराए थे इस तरह के सवाल। 65 वाला देखिए, कह रहा है कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी बताइए। तो जब भी अगर वाई अक्ष से पूछेगा, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, तो कह रहा है जब भी वाई से पूछेगा तो एक्स वाला मान लिखेंगे। ठीक है, जब भी वाई से पूछेगा तो आपको एक्स वाला मान निकलना है, तो 4 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4 इकाई। अगर पूछता एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है तो इसका आंसर आता है 6 इकाई। तो जिस अक्ष से पूछेगा, जैसे वाई अक्ष से पूछ रहा है तो एक्स का मान लिखना है, और एक्स अक्ष से पूछ रहा है तो वाई का मान निकला है। बस ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको करके आपको दिखा भी देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कह रहा है कि बिंदु 4 का 6 है, तो ग्राफ पे अगर इसको प्रेजेंट करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, ये ऐसे करके, और कह रहा है कि वाई का मान 6 है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका मान नहीं, मतलब बिंदु यहाँ पे कहीं होगा, मतलब ये बिंदु हो जाएगा 4 का 6, यहाँ पे आएगा ये बिंदु। कह रहा है कि वाई अक्ष से दूर, तो ये बताइए वाई अक्ष से कितना कदम चलने पे आ रहा है, तो वाई से 4, तो ये आंसर इसका हो जाएगा 4। ठीक है, अब आगे आइए, आपको इधर कोई सवाल आपको नहीं बताए थे, सीधे आप आ जाइए। ये अभी नहीं, त्रिभुज वगैरह कुछ नहीं, सीधे 75 नंबर देखिए, कह रहा है कि समबाहु समकोण त्रिभुज। पहले तो समकोण त्रिभुज बनाइए
और कह रहा है समबाहु है, ये तो कर्ण है तो सबसे बड़ा भुजा होगा, लेकिन समबाहु है तो मतलब दो भुजाएं बराबर है, तो ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा। तो बताए अगर ये 90 है और दोनों भुजाएं बराबर, तो ये भी कोण बराबर होना चाहिए आपस में। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और एक कोण का मान 90 है, तो बाकी बचा कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों 45-45 के होंगे, क्योंकि दोनों अगर बराबर है और दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो दोनों क्या होंगे 45 डिग्री। तो कह रहा प्रत्येक न्यून कोण का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाइए और कह रहा है कि वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाएं। मतलब मान लीजिए अगर आपने कोई समांतर रेखा ये खींचा, तो इस मतलब ये कोई रेखा खींचा स्पर्श रेखा, तो इसकी समानांतर क्या होगी, जस्ट इसके अपोजिट होगी, तभी तो ये समानांतर होंगी। और समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, आपको ये भी पता है। तो यह बताइए इसके बीच की दूरी क्या होगी 82 तो होगी। और त्रिज्या का मान अगर 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो व्यास का मान इसी का डबल हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी बताइए, तो 9 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मान लीजिए कोई वृत्त है और बाह्य वृत्त मान लीजिए यहाँ पे पी है, तो कह रहे हैं इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अधिकतम 2 ही रेखाएं खींचिए, एक तो ये खींच सकते हैं और एक ये खींच सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी रेखा खींचेंगे तो वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए जाए, इसलिए 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब इसको अगला सवाल के देखिए, इसको भी छोड़िए। अगला कह रहा है कि दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है और ए ओ बी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, और ओ बी ए इसका मान आपको बताना है। अब आप ये बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, ये ओ ए और ओ बी बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं होती, एक ही वृत्त में दो त्रिज्याएं अलग अलग तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर एक कोण का मान दिया है तो बाकी दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, जितना ये होगा उतना ही है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। इसका मतलब कि अगर हम 30 जोड़ें और कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होना चाहिए 180। अब ये बताइए 30 इधर घटा दीजिए, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना 180 में से 30 जाएगा 150। और कोण ए कोण बी बराबर होगा ना, क्योंकि ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये त्रिज्याएं हैं, तो इसका मतलब 2 कोण ए इक्वल टू हो जाएगा 150। तो कोण ए का मान हो जाएगा 150 बटा में 2, मतलब कितना 75 डिग्री। इसका आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, तो मान लीजिए वृत्त कोई है और इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि केंद्र से 17 मीटर दूर, केंद्र से ये मान लीजिए पी कोई बिंदु है जो 17 मीटर दूरी पे है, तो एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, आपको इस स्पर्श रेखा की आपको लंबाई बतानी है। ठीक है, अब ये बताइए समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, क्योंकि वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पर कोई हम त्रिज्या लाइन खींचते हैं तो यह समकोण ही होगा, तो यह हो जाएगा आपका समकोण। और समकोण भुजा के सामने यह हो जाएगा आपका कर्ण, ये तो कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आपको स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है पी और ए और ये मान लीजिए ओ, तो पी ए की अगर आपको लंबाई निकालनी है तो पी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, कर्ण के स्क्वायर में से 17 के स्क्वायर में से आप 8 का स्क्वायर घटा दीजिए, तो 17 का जब अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 289, और माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो 289 में से 64 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट है 15 का। तो पी ए का मान कितना, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी 15। अब हमने आपको ये भी नहीं बताया है, ये भी नहीं बताया है 84, ये भी नहीं बताया है। अगला सवाल कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, कुल परिमिति अर्धवृत्त का पूछ रहा है। तो ये मान लीजिए कोई अर्धवृत्त है, तो इसकी परिमिति कैसे आप निकालेंगे, पहले तो जो वृत्त का परिमिति होता है 2πr, इसी का आधा कर दीजिए, तो ये इसका केवल चाप का मान, चाप की लंबाई निकली है। ठीक है, लेकिन इसका भी तो जुड़ेगा, कुल परिमिति निकालनी है, तो ये r प्लस आर कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, ये 2 से 2 कटेगा तो इसका r कॉमन ले लीजिए, तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। अब r की जगह पे कह रहा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 पाई प्लस 2, तो 10 पाई प्लस 2 ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब 87 भी आपको नहीं कराया गया था। 88 कह रहा है कि पी त्रिज्या वाले वृत्त के कोण थीटा हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो
ये मान लीजिए ये त्रिज्य खंड हो गया, ठीक है, ये कोई वृत्त होगा, इसी का ये त्रिज्य खंड है, ठीक है, और इसका एंगल कितना दिया हुआ थीटा। तो पी त्रिज्या वाले, त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ पी, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर, सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, यही होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह पे आप क्या रख दीजिए, पी रख दीजिए, तो पी स्क्वायर पाई थीटा बटे 360, तो पी स्क्वायर पाई थीटा बटे 360, ठीक है, मतलब पाई पी स्क्वायर थीटा बटे 360, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल आप देखिए, आपको 89 भी नहीं कराया गया था, 90 भी नहीं कराया गया है, 91। यदि 3 पासों को उछाला जाए तो संभव परिणाम, अगर एक पासा को उछालते हैं तो संभव परिणाम कितना था, 6, मतलब 1 से लेकर के 6 तक संख्याएं आती, तो अधिकतम कितना उसका संभव मान क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। 2 पासे को उछालेंगे तब भी 6, 3 पासे को 6, तो अगर तीनों पासों को एक साथ उछाला जाए तो इन्हीं तीनों का आपका गुणा कर दीजिए, तो 6 के 36 गुणे 6 कितना हो जाएगा 216। 3 पासों को एक साथ उछाला, अगर पूछता 2 पासों को एक साथ उछाला जाए तो परिणामों की संख्या क्या आता है, तब 36 आता है, 6 गुणे 6 होता है, लेकिन 3 पासे हैं तो इसका हो जाएगा 216, ठीक है। अब अगला देखिए 92 करा, यदि किसी घटना के घटित नहीं हो सकती, मतलब यदि कोई घटना घटित ही नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता, घटित ही नहीं होगी तो इसकी प्रायिकता 0, और 100% घटित होगी उसकी प्रायिकता 1 आती। अगला है कि यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य आने की प्रायिकता है। तो 1 से लेकर के 6 तक पासे में संख्याएं होती है, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, एक तो 2 होती है, 2 के बाद क्या होती है 3 होती है, 3 के बाद 5, तो अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगे 2 3 5, तो यही 3, तो कितने संभावित घटना है 3, और कुल संभावित घटना है 3/6, 1 बटा कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 बटा में 2। अब अगला सवाल कह रहा है आपको 94 95, अब देखिए 96 बहुलक पूछ रहा है, बहुलक। तो यह बताइए 23 कितनी बार आया है, 23 आपको ऐसे ऑप्शन में लिखना है, 23 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, 23 3 बार आया है। 22 कितनी बार आया है, 22 आया है 1 बार 2 बार। 19 कितनी बार आया है, 19 आया है आपका 1 बार, और 37 कितनी बार आया है आपका 1 बार। तो सबसे अधिक बार जो आता है उसी को बहुलक करते, 23 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 97 देखिए, यदि 5 आंकड़ों इतने का माध्य 14 है, तो हमने क्या बताया था, माध्य निकालने के लिए आप सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, तो सभी संख्याओं को जोड़िए, तो 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस 1 2 1 3 3 3 6 6 6 10 बटे में कितनी टोटल संख्या 5, तो इसका माध्य कितना दिया हुआ 14, इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, तो 5x प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 14 5 70, तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 60, तो x इक्वल टू हो जाएगा 60 बटा में 5, तो आंसर आ जाएगा x का मान 12, तो x का मान कितना हो जाएगा 12। अब आप काउंट करिए कितने सवाल, उधर 31 हुए थे 50 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक 19, आपने 31 उधर किया था और 19 इधर, आपके टोटल 50 सवाल हो गए। लेकिन आप देखिए अभी आप 2-3 सवाल और कर सकते हैं। यक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है, यक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि, तो आपको बताए थे यक्स अक्ष पर अगर पूछेगा तो वाई का मान निकालना है, तो वाई का मान एक्स अक्ष पर क्या होता है 0 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। यह किस पाद में स्थित है, तो आपको बताए थे ये प्लस प्लस, और ये क्या होता है एक्स का मान इधर माइनस, और ये प्लस, ये माइनस माइनस, और ये क्या होता है प्लस और ये माइनस। तो कह रहा है कि
माइनस प्लस किस में होता है? तो माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, ये 2 सवाल तो आपको यहाँ से हो गए। तो आप देखिए आराम से 52 सवाल आपको इतने कम टाइम में हो गए, ये ऑब्जेक्टिव था। अब देखिए आगे आते हैं। देखिए अगला लघुत्तरी। ठीक है, लघुत्तरी में आपको पता है कि 30 सवाल रहेंगे, 1 से लेकर 30 तक, जिसको करना है इसमें से करना कितना है? 15 प्रश्नों को करना है। ठीक है, सारे सवाल 2 नंबर के हैं। देखिए पहले तो आप जल्दी से 30 सवालों में से कौन कौन सवाल आपके आते हैं उस पर टिक कर लीजिए। देखिए पहला आप कर सकते हैं इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको लघुत्तम निकालना, ये भी आप कर सकते हैं। यूक्लिड विधि द्वारा निकालना, ये भी आप कर सकते हैं। द्विघात समीकरण इसको छोड़ दीजिए, इसको आप कर सकते हैं क्योंकि ये भाग देना है। कह रहा है कि बहुपद इतने के शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसको भी आप कर सकते हैं। ये इक्वेशन सॉल्व करना है, आप इसको भी कर सकते हैं। द्विघात विविक्तर याद करें, प्रकृति इसको छोड़ दीजिए, इसको मूल निकालना। ठीक है, या क्या इसका, चलिए ठीक है इसको भी छोड़ दीजिए। अगला किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 14, इस तरह का सवाल कराए थे, आप ये भी कर सकते हैं। योगफल निकालना है, ऐसा ये भी कर सकते हैं आप। विषम संख्याओं का योग निकालना, ये भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद से आप इसमें कौन सा सवाल, सिद्ध करिए इतना, ये भी सिद्ध कर सकते हैं आप। इसमें केवल मान रखना, ये भी कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इधर त्रिभुज वाला कोई सवाल नहीं हुआ था, इधर ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब सीधे आप आ जाइए कहाँ पे, ये देखिए 24 नंबर कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, स्पर्श रेखा वाला सवाल आप ये कर सकते हैं। भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने के लिए कह रहा है, ये भी आप कर सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, चाप की लंबाई निकालनी है। उसके बाद से ये भी कर सकते हैं, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो एक ही पड़े अमानिक पड़ेगा। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सवाल हो रहे हैं। आपको करना कितना है? 15। तो अब जल्दी से एक एक करके अब एक एक सवाल को सॉल्व करते जाइए। जैसे पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है कि सिद्ध करिए कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए इसके सिद्ध करने के लिए इसमें केवल लिखना है बस। पहला सवाल है कि सिद्ध करिए कि 2√3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या p के बराबर है, जो परिमेय संख्या p के बराबर है। अतः p बराबर 2√3 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमने माना है कि p भी एक परिमेय संख्या, 2√3 भी एक परिमेय संख्या। अब इसको क्या लिख सकते हैं? p/2 इक्वल टू √3 लिख सकते हैं। हमने 2 को इधर लेकर के आए तो इसको क्या लिख सकते हैं? p/2। अब यह बताइए p भी एक परिमेय संख्या है, p भी एक परिमेय संख्या है और 2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास की स्थिति है, जो कि विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इसमें केवल लैंग्वेज में लिखना था। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल कह रहा है कि यदि संख्या 12 144 240 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो 12 इसका लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? देखिए 12 144 240, 12 144 और 240, इसी का आपको एलसीएम निकालना है। तो पहले 12 का फैक्टर निकाल लीजिए। 12 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, यही होगा। 2 दूनी 4 3 12। अब 144 का आपको फैक्टर निकालना है तो 144 का फैक्टर यहीं पे निकाल लीजिए। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 कम 3। तो कितना हो जाएगा 144 का? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है और गुणे 3 की पावर 2 है,
बस इतना ही है। उसके बाद से 240 का आप निकाल लीजिए। 240 का आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 पंद्रह 30, 3 पाँचे 15 और 5 एक कम 5। इसका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। यहाँ पे 2 की पावर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 2 की पावर 2 गुणे 2 दूनी 4 3 12, 3 की पावर 1, ये लिख सकते हैं। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। ये आपने अभाज्य गुण एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी घात होती है, तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है इन तीनों में, 4 है, और 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है, और 5 की 1 है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, गुणे 3 का 2 बार 9 और 5, तो कितना हो जाएगा, 16 पच्चे 80 गुणे 9 मतलब कि 720। इसका एलसीएम कितना आ गया, 720। अभाज्य गुणनखंड द्वारा ऐसे निकालना है आपको। तो आपने ये सवाल कर लिया, ये कर लिया। अगला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 135 और 255 का आपको महत्तम निकालना है। किसका, किस, और 225 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तीसरा सवाल 135 और 225 का यूक्लिड विधि द्वारा, तो छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग देते हैं, तो एक बार में जाएगा, तो 135, तो 0 कितनी बार में कटेगा, ये 9 बार में, ठीक है, 9 3 12, ठीक है। अब 90 को फिर क्या करते हैं, यहाँ से 135 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार में भी जाएगा 90, तो 5 बचेगा, और क्या बचेगा, 9 4 13 45, फिर 45 को फिर इस वाले 90 को इससे भाग देंगे, ठीक है, तो 45 दूना 90। अब जहाँ पे पूरा कटता है तो जिससे कटेगा वही इसका एचसीएफ हो जाता है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 45, इसका एचसीएफ हो गया 45। ये यूक्लिड विधि द्वारा यही है। तो आपने तीसरा सवाल भी कर लिया। अब आपको कौन सा करना है, पाँचवा करना है। कह रहा है इसका घात निकालिए। तो इसको घात निकालने के लिए देखिए, इसका आपको घात निकालना है, तो कह रहा है कि पी एक्स अपान क्यू एक्स का आपको मान निकालना है। तो इसका मतलब कि क्यू एक्स से भाग दिया है किस में, पी एक्स में, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है, पी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81, यही है। और इसे क्यू एस से भाग देना, क्यू एक्स का मान कितना है, x माइनस 9। भाग देने का तरीका यह है कि आपको इसका और इसका, इन दोनों का मान बराबर करना रहता है। केवल बस इतना ध्यान रखिए, ऐसी कौन सी संख्या में गुणा करें इसमें कि एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाती है। एक्स में कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स से गुणा करेंगे, तो देखिए एक्स में अब दोनों में गुणा होगा, तो यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 9x हो जाएगा, ठीक है। घटाते समय सब वो साइन बदल जाते हैं, तो यहाँ माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा माइनस 18x और प्लस 9x, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9x और प्लस 81, ये होगा। अब यह बताइए कि x में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि माइनस 9x, तो पहले तो माइनस से आप गुणा करेंगे तभी माइनस आएगा, और 9, अगर हम माइनस 9 से गुणा करेंगे तो देखिए माइनस 9x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 81। यहाँ देखिए घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, ये भी 0 आ गया। तो आपका भागफल कितना है, x माइनस 9, तो इसका घातांक कितना है, घात कितना है, 1, मतलब कि इसका घात हो जाएगा 1, ठीक है। आपका ये वाला सवाल हो गया। कह रहा है कि यदि बहुपद इतने के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए, ठीक है। अब छठा सवाल, यदि बहुपद इतने के शून्यांक कितने हो, तो शून्यांक मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसका मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए, ठीक है। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अगर हम देखें यहाँ पे इक्वेशन से तुलना करें, क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, यही है। तो यहाँ पे देखिए a बराबर क्या है, 5 है, b बराबर क्या है, माइनस का 7 है, और c बराबर क्या है, 1 है। तो यहीं पे आप रख दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस और माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो b बाई ए 7/5, ठीक है। और उसके बाद से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बाई ए, मतलब कि 1/5, ये हो जाएगा। अब हम ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अगर हम इक्वेशन 1 का स्क्वायर करें, मतलब वर्ग करें, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 7/5,
5 का स्क्वायर, यही होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 7/5 का स्क्वायर करेंगे तो 49/25, यही होगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे रहनी, 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ इक्वेशन 2 में दिया है, कितना दिया, 1/5 इक्वल टू 49/25। अब यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 49/25 और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -2/5। इस वाले माइनस को, इस वाले 2/5 को इधर लेकर के आए तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एलसीएम 25 हो जाएगा, 49 माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 बार 50 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 39/25। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ गया, 39/25। ठीक है, आपने छठा भी कर लिया। अब देखिए सातवां सवाल। सातवां सवाल कह रहा है कि समीकरण इतना को हल करिए। तो सबसे आसान है, हम इस समीकरण वैसे कराए नहीं थे लेकिन एक बार आप देख लीजिए क्या करेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। तो आप इसको देखिए, ए मतलब इसमें वो अचर राशि का मान ही नहीं दिया हुआ है, तो क्या करना है, इसको दोनों तरफ 0 जोड़ दीजिए, कोई फ़र्क पड़ेगा, 0 इक्वल टू 0 आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया एक। अब दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया 2। अब ये बताइए इसमें क्या करना रहता है कि x या y के किसी एक के गुणनखंड, मतलब जो गुणांक है उसको बराबर कर लीजिए। तो मान लिया हम इसमें x का गुणांक बराबर करना चाहते हैं, तो x का गुणांक बराबर करने इसमें 2 का हम गुणा कर दें तो 2x आ जाएगा। तो इसमें सॉरी 3 का गुणा कर दें तो x का दोनों का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो हम इस वाले इक्वेशन को यहाँ लिख रहे हैं 3 का गुणा करके, क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 दूना 6y प्लस 0 इक्वल टू 0, यही होगा। ये इक्वेशन नंबर हो गया 3। अब हम इसको घटा रहे हैं, क्या, इन दोनों इक्वेशन को घटाने पर, तो घटाएंगे तो साइन बदल जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, अब देखिए तो 3x और माइनस 3x कट जाएगा ये, और 6y और 4y कितना हो जाएगा 10y और माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इधर आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/10। तो y का मान कितना आ गया 2, तो यहाँ से y का मान आपका आ गया 2। अब इसी y का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो पहला इक्वेशन क्या, x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 2 गुणे 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4। तो x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 2, आपका ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, 7 नंबर हो गया। अब इधर देखिए अगला सवाल है, आपने 11वां नंबर चूज किया था, तो 11 नंबर के लिए कैसे करेंगे, देखिए 11 नंबर कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का 17वां पद, 17वां मतलब कि T7, 17वां पद उसके 10वें पद से T10, 10वें पद से 14 अधिक है, ये 10वें पद से ये 14 अधिक है, इसका मतलब इसमें अगर हम 14 जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बस इसी का मान निकाल लीजिए। कैसे, Tn बराबर क्या होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 14। अब ये बताइए 17वां पद था ना, तो a प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे 17 माइनस 1 इंटू डी, और a प्लस यहाँ पे 10वां पद है तो 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 14। अब ये देखिए a प्लस 17 में से एक जाएगा 16d इक्वल टू a प्लस 10 में से एक जाएगा 9d और प्लस 14। इस a से ये कट जाएगा, 16d में से 16d माइनस 9d इक्वल टू कितना हो गया 14, तो 16 में से 9 जाएगा 7d इक्वल टू 14, तो d का मान आ गया आपका यहाँ से 2। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका सर्वांतर ज्ञात करें, तो इसका सर्वांतर हो जाएगा d। ठीक है 2। अब देखिए अगला सवाल है, 11 नंबर के बाद कौन सा आपने चूज किया था, 11 नंबर के बाद आपने 12 नंबर। देखिए अगला सवाल आपका कौन सा है, योगफल निकालना है 7 प्लस, देखिए सबसे पहले तो यहाँ देखिए a बराबर दिया हुआ है 7 और d का मान हो गया 10 सही 1/2 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा 3 सही 1/2, 7 3 10 होता है, मतलब 3 सही 1/2, d का मान हो गया। तो सबसे पहले ये थोड़ा बड़ा सवाल है, देखिएगा सबसे पहले अभी तो हमको n निकालना है, ये 84 कितने पद है ये तो पता ही नहीं है,
तो सबसे पहले हमको इसमें से n निकालना होगा। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले क्या करिए, कह रहा है कि योगफल निकालना है, ये 12वां सवाल है। तो आप इसमें क्या करिए, a का मान दिया हुआ है कितना 7 और d का मान दिया हुआ है कितना, सॉरी d का मान दिया हुआ है 3 सही 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं। आप पहले n पद निकाल लीजिए, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यनवा पद क्या है, आपको आखिरी पद दिया हुआ है ना 84, तो n 84 लिख दीजिए। मतलब इससे ये पता चलेगा कि इस सीरीज में कुल कितने पद हैं। और a का मान 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 7/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 84 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 77 इक्वल टू 7n/2 माइनस 7/2 ये बचेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो कैसे होगा, सॉरी चलिए ठीक है ऐसे ही कर लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 जाएगा 77, ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। इसको इधर लेके आएंगे 77 गुणे 2/7 n माइनस 1। यहाँ से 7 कितना हो 11 बार में जाएगा, 11 दूना 22, 22 इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, इधर आएगा तो 23, तो n का मान आएगा आपको 23। तो अब आप Sn का फार्मूला लगा सकते हैं क्या, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए सब चीज़ का मान पता हो गया, 23/2, 2a का मान 7 है प्लस n माइनस 1 n कितना है 23 है, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7/2। इसी को सॉल्व करना है आपको। 23/2 और 7 दूना 14 प्लस इसका हो जाएगा 22 गुणे 7/2। तो ये कितनी बार में कटेगा 11 बार में। तो इसको लिखेंगे 23/2 14 प्लस कितना हो जाएगा 11 7 77। तो 23/2 77 और 14 कितना हो जाएगा 7 4 11। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77 और 14 कितना हो जाएगा 7 4 11 और 7 1 8 1 9, 23 और कितना हो जाएगा 91, ठीक है। जब इसको करेंगे गुणा करेंगे तो कितना 91 और 23 का गुणा करेंगे, 23 एकम 23 को 3 और 23 9 कितना हो जाएगा 2093/2। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10। इसका आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है। ये भी आंसर इसका हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। अब आपने कौन सा सवाल कर लिया 12 नंबर। अब 12 के बाद आप कौन सा सवाल करना है 13 नंबर। देखिए 13 नंबर कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। तो 0 से लेकर के 50 के बीच में पहले आप विषम संख्याएं निकालिए। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डैश डैश कहाँ तक जाएगा 49 तक, ठीक है। तो ये बताइए a का मान कितना हो जाएगा, a का मान तो 1 हो जाएगा, d का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और n का मान कितना हो जाएगा 1 से 50 के बीच में 25 सम होता है और 25 भी सम होता है। तो n की जगह पे कितना हो जाएगा 25, टोटल 25 संख्या। तो Sn का फार्मूला निकालते हैं क्या, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखिएगा अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आया रहेगा तो इसका सीधे n स्क्वायर करना है, और n की जगह पे 25 है, 25 25 हम 625 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर होता है। लेकिन आपको 2 नंबर में तो इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2, n का मतलब 25/2, 2 गुणे a का मान 1 है प्लस n का मान 25 है, 25 माइनस 1, और d का मान 2 है। तो 25/2, 2 एकम 2 प्लस 25 में से गया 24 गुणे 2। इसको सॉल्व करिए 25/2, 2 प्लस 24 दिन कितना हो जाएगा 48। तो कितना हो जाएगा 25/2 गुणे 24, 48 और 2 50। तो यहाँ से देखिए 2 25 हम 50, 2 हाँ 25 बार में कटेगा। तो 25 गुणे 25 आंसर कितना आ गया 625। और देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा था तब भी n स्क्वायर करते वही माना था, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में नहीं था इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपने 13 कर लिया, उसके बाद से आप 15 करिए। अगला सवाल है कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो आप पहले यहाँ पे सवाल लिखिए क्या है।
साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं क्योंकि प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने। तो यह बताइए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है, गुणे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस एक का कोई मतलब है नहीं, तो ब्रैकेट खोल दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यह बताइए साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को यहाँ लिख दिए और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस हमने इसका इधर कर दिया, इसका इधर, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यह बताइए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए साइन से साइन कट गया तो कितना बचेगा 2, यही राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, 15 नंबर सवाल भी हो गया। अब देखिए 16 नंबर सवाल कह रहा है, देखिए अगला सवाल है 16 नंबर, कह रहा है कि 6 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ये है। अब सबका मान रख दीजिए यहाँ पे। तो 6 इंटू कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 30, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो इसकी जगह पे 1/2 का स्क्वायर और माइनस कॉट 45, तो कॉट 45 का मान कितना होता है 1, कॉट 45 का मान 1। देखिए टेन 45 का भी मान 1 होता है, तो कॉट 45 का भी तो 1 ही होगा, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, बटा में ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों 60 ही 60 है तो थीटा ही मानिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो इसको 1 रखें। अब नीचे 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 6 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 1/4 माइनस 1, इसी को सॉल्व करना है। एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ऊपर बचेगा 6 प्लस 4 माइनस 4, इस 4 से 4 कट गया, 6/4, तो 2 बार में कटेगा, 2 3 6, 2 2 4, तो 3/2। आंसर कितना आ गया 3/2। अब देखिए 17 नंबर सवाल, 17 नंबर कह रहा है कि साइन 35 इंटू कॉस 55 और कॉस 35 इंटू साइन 55 का मान निकालिए। तो 17 नंबर में देखिए साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए सब इस साइन को इस कॉस में बदल लीजिए और इस कॉस को इस साइन में बदल लीजिए। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 55 लिख सकते हैं इसको 35 के लिए, और इस कॉस को ऐसे रख लेने दीजिए कॉस 55 प्लस कॉस को 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 55 इस 35 को हमने ये लिख दिया इंटू क्या हो गया साइन 55। अब ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस 55 इंटू कॉस 55 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, मतलब साइन 55 इंटू साइन 55। यह दोनों कॉस कॉस है तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 55 और प्लस ये साइन साइन है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 55। यह देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर। अब 17 के बाद आपने इधर हो गया 18 आपने छोड़ा था, उसके बाद से इधर 19 20 21 22 23
यहाँ से आपने कौन सा 24 नंबर अब करिए आप। 24 नंबर कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P खींची गई है। तो मान लेते हैं कोई वृत्त है, ये 24 नंबर आप सवाल कर रहे हैं। मान लीजिए कोई ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 13 मीटर, वृत्त का केंद्र और केंद्र से 13 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं P बिंदु है। एक P बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये आपके स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है और ये 13 है केंद्र से दूरी। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए, ये आपको मान निकालना है। तो यह देखिए, केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पर कोई रेखा खींची जाती है तो ये लंब होता है, ये 90 डिग्री का मान होगा। तो ये मान लेते हैं ए है, ये पी है, ये ओ है। अब यह बताइए ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं। और समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने एक भुजा कर्ण होती है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी में क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ठीक है, और ओ पी स्क्वायर का मान कितना है 13 का स्क्वायर, ए पी का मान कितना है 12 का स्क्वायर और प्लस ओ ए का मान निकालना है आपको। तो 13 13 169 इक्वल टू 12 12 144 प्लस ओ ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे 169 माइनस 144 इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। तो यहाँ से ओ ए का मान कितना हो जाएगा 5। ये ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या ही तो है, ओ ए क्या है आर ही तो है, ये हो जाएगा 5। इसका आंसर हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी 5। अब आपके बाद 24 के बाद कौन सा आपने किया था 25 नंबर। 25 नंबर देखिए कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर, तो मान लेते हैं वह भिन्न माना, भिन्न क्या है, वह भिन्न है x बटा में y। तो कह रहा है कि x में अंश और हर में क्या कह रहा है, अंश और हर में 2 जोड़ने पर 5 हो जाता है। अंश और हर में 2 अगर जोड़ रहे हैं, दोनों में 2 जोड़ दिए तो भिन्न का मान क्या होता है 5, मतलब 5 बटा 1 हो जाता है। फिर कह रहा है कि अंश और हर में क्या जोड़ने पे, अंश और हर में 1 घटाने पे, तो मतलब कि अंश में से भी 1 घटा रहा है और हर में से भी 1 घटा रहा है, तो क्या हो जा रहा है 7 हो जा रहा है, 7 बटा 1, यही कह रहा है ना 7 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि भिन्न का मान बताइए, इस भिन्न का आपको मान बताना है। तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 5y प्लस 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5y इक्वल टू 8, ये 2 इधर आएगा तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 7y माइनस 7। तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 6, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को करिए, कैसे, ये आपका हो जाएगा x माइनस 5y माइनस का 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर यहाँ पे हो गया। और x माइनस 7y प्लस का 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 था। इसी को घटा रहे हैं तो ये कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस, इसको कोई मतलब ही नहीं। तो देखिए प्लस 5y और प्लस 7 माइनस 5y तो कितना हो जाएगा 2y और माइनस 8 और माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 14 बटा में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो y का मान आपका कितना आ गया, y का मान आपका 7 आ गया। अब y का मान 7 आ गया तो इस y का मान कहीं भी रख दीजिए किसी भी इक्वेशन में, कितना है ये मान लीजिए इक्वेशन 1 में हम रखते हैं x माइनस 5y इक्वल टू 8। तो x माइनस 5 गुणे 7 इक्वल टू 8। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो x माइनस 35 इक्वल टू 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस 35। तो x का मान हो जाएगा 8 5 13, कितना हो जाएगा 43। x का मान आ गया 43। ठीक है, तो x और y का मान, तो भिन्न आपने क्या माना था x बटे में y, तो भिन्न हो जाएगा 43 बटा में और y का मान हो जाएगा 7। अब इसको सॉल्व करके अभी देख सकते हैं, कह रहा है कि 2 जोड़ने पे 43 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 45 और इसमें जोड़ेंगे 2 तो 9, 9 5 45, देखिए 5 आ रहा है यहाँ पे। और कह रहा है 1 घटाने पे मतलब कि 42 और 6 6 7 42 7 आ रहा है। तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 25 नंबर हो गया। अब कह रहा है 27 नंबर।
27 नंबर में क्या है, 27 नंबर सवाल है कि यदि 27 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो मान लीजिए कोई वृत्त है, 27 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, कितनी है 27। कह रहा है कि ये वृत्त के केंद्र पर एक चाप का केंद्र 120 डिग्री का है, तो मान लीजिए ये चाप है जिसका कोण कितना है 120 डिग्री। तो कह रहा है कि चाप की लंबाई बताइए, तो चाप की लंबाई मतलब इसकी लंबाई निकालनी। तो चाप की लंबाई बराबर होता है कितना, 2πr इंटू थीटा बटे 360, यही होता है। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान आपका है 14, और थीटा का मान कितना है 120/360। तो 0 से 0 कटेगा, 12 3 36, 7 दूना 14, तो 2 2 दूना 4, 2 दूना 4 गुणे 2/3, तो कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8/3। इसी को सॉल्व करेंगे आप, तो 3 दूना 6 और 3 9 27, 3 तरीका 29.3। चाप की लंबाई का मान कितना आ जाएगा 29.3 आ जाएगा, या इसका आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर पाई में लिखना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पाई का मान मत रखिएगा, ठीक है। ये 27 नंबर हो गया। उसके बाद से एक 29 नंबर सवाल है। वैसे आपका 15 क्वेश्चन सवाल हो गया, 15 एक 29। यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो कुल प्रायिकता कितना हो जाएगी, 3 सिक्के हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और यह एक सिक्के में है तो 3 सिक्के में कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब कि कुल प्रायिकता हो जाएगी 8, मतलब कि सॉरी कुल वो संभावना कितनी हो जाएंगी 8। और कह रहा है कि तीनों सिक्कों पर एक ही परिणाम आए, तो एक ही परिणाम मतलब कि तीनों पे या तो हेड आए या तो टेल आए टेल आए टेल आए, ठीक है, यही 2 परिणाम आएंगे। तो टोटल इवेंट होंगे कितने 8, और कुल मतलब संभावित मतलब फेवरेबल कंडीशन कितनी हो जाएगी 2, तो 2/8, 2/8 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आपको 15 सवाल हो गया, देख लीजिए 1 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 सवाल हो गया, आपको करना था 15, ठीक है। अब इसके आगे दीर्घ उत्तरी सवाल देखते हैं। देखिए दीर्घ उत्तरी में यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, ये आपको कुल कितने प्रश्न करने हैं 4, दिया कितना है 8, 4 इस में से आपको 8 में से 4 करने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ग्राफ जिनको आता हो ग्राफ वाला सवाल कर लेंगे। ये वाला सवाल हो जाएगा आयताकार वाला। सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज में कर्ण की अन्य 2 भुजाएं तो वर्गों के योगफल बराबर होता है, 3 सवाल हो गया। और एक सवाल ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला, और एक ये भी हो सकता है, तो ये 5। तो देखिए अगर जिनको एक ग्राफ वाला आता है वो ग्राफ वाला करेंगे, और बाकी के इसमें से कोई 3 कर लेंगे। तो देखिए ग्राफ वाला आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब हम एक आयताकार खेत वाला सवाल बताते हैं, यहाँ से 4 क्वेश्चन सवाल करेंगे हम। देखिए कह रहा है कि यहाँ से कह रहा है कि एक आयताकार खेत, 32 नंबर हम सवाल कर रहे हैं। कह रहा है कि यदि आयताकार खेत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा, मान लीजिए कोई आयताकार खेत है, ये कोई आयताकार खेत है और ये इसका विकर्ण है। कह रहा है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60, मान लेते छोटी भुजा ये है x है। कह रहा है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, मतलब कि अगर ये x है तो ये x + 60 हो जाएगा, विकर्ण अधिक लंबा है। और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मतलब कि बड़ी भुजा ये वाली हो गई, मतलब अगर ये a है b है c है d है तो बड़ी भुजा a b हो जाएगी। तो कह रहा है बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी है 30 मीटर अधिक है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है ये x + 30। अगर इसकी 30 है तो ये भी x + 30 होगा। आयत की आमने सामने भुजाएं क्या होती है बराबर ex हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। तो देखिए आप इस त्रिभुज को देखिए, आयत में विकर्ण अगर जो बनेगा ये समकोण त्रिभुज होगा ये वाला। तो हम कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये 90 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा कर्ण ये वाली हो जाएगी। अब देखिए क्या करेंगे, x + 60 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर x + 30 का स्क्वायर प्लस कितना x का स्क्वायर, तो यही होगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो a स्क्वायर 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि 2 गुणे 60 गुणे x इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये हो गया 3600 प्लस 120x बराबर 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए दो का समीकरण बनेगा यहाँ पे। इस देखिए इस 3600 को 120 को उधर लेकर के जाइए। हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 3600 और माइनस 120x, हमने सबको एक साइड कर लिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और ये प्लस 60x है और ये माइनस 120 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 60x और प्लस का ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 3600 में से कितना माइनस 27। ये देखिए द्विघात समीकरण बना। अब इस द्विघात समीकरण के लिए आपको इसी को सॉल्व करना, मतलब x का मान निकालना। आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि ऐसी किसी भी संख्या, दो संख्याओं का गुणा करिए जो 2700 के बराबर हो और जोड़ने या घटाने पे 60 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 90 गुणे अगर 30 करें तो 90 गुणे 30 करेंगे तो 2700 होगा और 90 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 90 माइनस 30 60। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x लिख सकते हैं। ठीक है, 90 में से 30 जाएगा 60 हो जाएगा और माइनस 2700। ये रफ कार है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस इसमें से देखिए क्या करेंगे, x इसमें से कॉमन ले लिया हमने, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 बचेगा और प्लस हम 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 90 होगा। तो एक में आ गया x माइनस 90 और दूसरे में आ गया x माइनस x प्लस 30। अब देखिए यहाँ से x माइनस 90 बराबर 0 और यहाँ से x प्लस 30 बराबर 0। यहाँ से x का मान आएगा 90 और यहाँ पे x का मान आ गया माइनस 30। ये बताइए x आपने क्या छोटी भुजा माना, तो माइनस में आ नहीं सकता, तो ये तो होगा नहीं। तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 90। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो खेद की भुजाएं बताइए। तो खेद की भुजाएं x बराबर 90 और दूसरी भुजा हो जाएगी x प्लस 30। तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 मतलब कि 120। यही तो आपको निकालना था, x का मान 90 और इसका मान हो जाएगा 120। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। एक ये वाला सवाल हाइट एंड डिस्टेंस वाला, एक व्यक्ति, देखिए आपने ये वाला सवाल कर लिया। हाँ, सिद्ध करिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय आपको सिद्ध करना है। तब इसको आप कैसे करेंगे, सिद्ध करिए कि कर्ण का भुजा, मतलब ये आपको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, 33 नंबर, तो एक समकोण त्रिभुज पहले बनाइए। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। यार रुकिए, उल्टा बन गया, आप ऐसे बनाइए। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब आपको लिखना है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है और हमने AC पर B से लंब डाला। ये लिखिएगा आप लोग, हम लिख नहीं रहे हैं, ये लंब डाला, ये 90 डिग्री है और ये हो गया हमारा D। अब यह बताइए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ये BCD मतलब कि BDC समरूप हैं, और समरूप त्रिभुज में और इसी तरह से एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज ये वाला क्या हो जाएगा, BDA। त्रिभुज BDA क्या है, समरूप है। तो हम इस वाले के हिसाब से कर रहे हैं, इस वाले के हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB अपान, इस वाले में AB अपान AC। हम देखिए ये कर रहे हैं AB अपान बड़े वाले त्रिभुज के लिए AC, AB अपान AC इक्वल टू आपका हो जाएगा AD अपान ये, मतलब छोटे वाले त्रिभुज AD अपान AB। मतलब कि पहला बड़ा वाला त्रिभुज लिए AB अपान AC और फिर छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो AD अपान AB हो जाएगा। इस वाले त्रिभुज का काम हो गया। यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC इंटू AD। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इस दूसरे वाले के समरूप के हिसाब से लेंगे। हम ले रहे हैं क्या, BC, ये देखिए BC अपान AC मतलब कि BC अपान AC
मतलब कि ये वाला बी सी अपान ए सी इक्वल टू हो जाएगा सी डी अपान सी बी, मतलब कि वही बी सी। ठीक है, मतलब अब देखिए यहाँ से हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, ये इक्वेशन नंबर 2 बना। अब दोनों इक्वेशन को जोड़िए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ये क्या है बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी और प्लस ए सी इंटू सी डी। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी दोनों में है तो दोनों में ए सी कॉमन ले लीजिए इंटू ए डी प्लस सी डी, यही है ए डी इंटू सी डी। यह बताइए ए डी है और ये क्या है सी डी, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ए सी लिख सकते हैं, ए डी प्लस सी डी बराबर ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए सी। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही तो आपको सिद्ध करना है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब आपका अगला है कि एक व्यक्ति नदी के किनारे, मान लीजिए कोई नदी है, 35 नंबर है, मान लीजिए कोई नदी है, इसमें पानी ऐसे बह रही है। ठीक है, नदी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, किनारे खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ है, तो मान लीजिए कोई पेड़ है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो एक पेड़ का जो परछाई होगा ऐसे कितना है, देखिए 3D फिगर है, पेड़ थोड़ा सीधा दिखेगा लेकिन हम इसको ऐसे बनाना ही पड़ेगा, तो कितना डिग्री है 30 डिग्री है, सॉरी हाँ उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री। कह रहा है कि जब व्यक्ति किनारे से 36 मीटर पीछे, मतलब कि व्यक्ति यहाँ था तो 36 मीटर पीछे चला गया, कितना 36 मीटर, और कह रहा है कि 36 उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 हो जाता है, मतलब कि इसका मान हो जाता है 30। तभी इसको ए मानिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो क्या कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई है, तो मान लीजिए पेड़ की ऊंचाई h है और नदी की चौड़ाई x है, हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए आपको आधार और लंब में कोई इक्वेशन लेना है, तो हम ले रहे हैं त्रिभुज ए सी डी में, इस बड़े वाले के। ठीक है, इस बड़े वाले में लेंगे ए सी डी में, तो देखिए क्या लेंगे 30 डिग्री बराबर होता है, कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, लंब बटे आधार, ये 36 और x है तो टोटल 36 प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ से 30 का मान क्या होता है, 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू h अपान 36 प्लस x, ये हो जाएगा। अब तिरिया गुणा करेंगे तो 36 प्लस x बराबर h√3, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में करेंगे तो कैसे, इसमें करेंगे 1060 इक्वल टू लंब बटे आधार, इसके लिए इस वाले त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, तो 1060 इक्वल टू लंब बटे आधार, तो h बटा में आधार का मान x, तो 1060 का मान कितना होता है, 1060 का मान होता है √3 h बटा में x, ये हो जाएगा। यहाँ से तिरिया गुणा करेंगे तो x√3 हो जाएगा। ठीक है, ये x√3, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से AH का मान इसमें रख दीजिए, तो 36 प्लस x इक्वल टू h की जगह पे रखेंगे आप क्या x√3 और इंटू √3 पहले से ही है, तो 36 प्लस x इक्वल टू √3 इंटू कितना 3x हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब 36 इक्वल टू हो जाएगा, ये x इधर चला जाएगा 2x, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 36 बटा में 2 मतलब कि 18, तो x का मान आपका आ गया 18। तो x के आपने माना था नदी की चौड़ाई, तो आपका x का मान आ गया 18, नदी की चौड़ाई कितनी है 18। अब इसी 18 का मान यहाँ पे रख दीजिए इस इक्वेशन नंबर 2 में, h इक्वल टू x√3 है, तो h का मान कितना आ जाएगा 18√3। तो पेड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, आप इसको शब्दों में लिखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई 18√3 और नदी की चौड़ाई 18 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब एक लास्ट सवाल है, कोसेक ए अपान कोसेक ए -1 प्लस कोसेक ए अपान कोसेक ए प्लस 1 इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए, आपको ये प्रूव करना है। तब इसको देखिए, ये लास्ट सवाल है आपका, देखिए आप इसको ऐसे लिखिए 36 नंबर में, कोसेक ए अपान
कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपान कोसेक ए प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब कोसेक ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये देखिए नीचे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1, ये हमने एलसीएम लिया। तो ये ऊपर वाले में से गुणा हो जाएगा कोसेक ए और ऊपर गुणा हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1 और प्लस कोसेक ए और दूसरे वाले से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कोसेक ए माइनस 1, यही होगा। अब देखिए इसमें अगर हम गुणा करें तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए और प्लस कोसेक ए मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए। ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इस कोसेक स्क्वायर ए हो गया, इस कोसेक का एक में गुणा करेंगे तो कोसेक ए हो जाएगा प्लस कोसेक का कोसेक में गुणा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए बटा में ये देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ कोसेक ए से कोसेक ए कट जाएगा, प्लस में है माइनस में, तो ऊपर आ गया आपका कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए अपान कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा। अब आपको पता है एक फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होता है क्या कॉट स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ा है पहले ही। तो इसके जगह पे देखिए ये ऊपर तो हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए अपान कोसेक स्क्वायर ए माइनस ए, तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि इसके क्या होता है थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी इसी तरह से इसको आप कॉट स्क्वायर आप सबको चेंज कर दीजिए 2 गुणे क्या लिख सकते हैं इसको कोसेक को, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं बिल्कुल, और बट्टा में कॉट को कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 अपान साइन स्क्वायर ए इंटू ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। ये देखिए ये बट्टा में है ऐसे, तो जब ये ऊपर जाता है तो कॉस बटा साइन है तो साइन बटा कॉस, तो इसको साइन से साइन कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 अपान कॉस स्क्वायर ए, और कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर ए। आपको यही प्रूव करना था, ठीक है। अब आप देखें आपके ऑब्जेक्टिव भी हो गए, लघुत्तरी भी हो गए और दीर्घोत्तरी भी हो गए। अब इसके बाद आप अगर लगेगा कि हाँ ऐसे एक दो पेपर और सॉल्व कराने हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, नहीं तो आप लोग इसी तरह से आप 2 घंटे के अंदर ही आप पूरे सवाल को, अभी भी इसके पास आपके पास 1 घंटे का समय बचा हुआ है, इस 1 घंटे में आपको केवल और केवल रंगना है, तो आराम से रंगिएगा।